तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए उनको एनालाइज, उनको सॉल्व करने का तरीका, हमारे एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को डेवलप करने की हम कोशिश कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आई अगेन एंड अगेन रिपीट एंड कीप रिपीटिंग दिस पर्टिकुलर सेंटेंस कि कोई भी अल्टरनेटिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अवेलेबल नहीं है, बीट एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट टेस्ट सीरीज। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हम टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी, जिनको आप अपने प्रीलिम्स के अटेम्प्ट में यूज़ करोगे। और ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होंगे जो आपको देख के लगेगा कि ये मैं सॉल्व नहीं कर सकता, बट वो आपकी प्रैक्टिस होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, जो आपको उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में मदद करेगी। चलिए शुरू करते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि एक प्रिजनर अगर एक सफिशिएंट केस जज साहब के सामने, कोर्ट के सामने रखता है, तो उसे पेरोल डिनाई नहीं कर सकती जो हमारी जुडिशरी है, क्योंकि अब वो उसका मैटर ऑफ राइट बन जाएगा। ध्यान से देखने की कोशिश करो कि यहाँ पे राइट नहीं दिया है। कौन सा राइट? अरे भैया, ह्यूमन राइट, फंडामेंटल राइट, लीगल राइट, कौन सा राइट? समझ पा रहे हो? ये एक ब्रॉड और ओपन एंडेड क्वेश्चन है। हालांकि यहाँ पे हम इसको मान सकते हैं कि यहाँ पे जनरली फंडामेंटल राइट की वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप इसको ह्यूमन राइट भी मान लेते हो, बैठ के एग्जाम में मान लो, एग्जाम हॉल में कुछ भी थॉट्स आते हैं, ठीक है, तब भी इस क्वेश्चन का आंसर बदलेगा नहीं। देखो, एक कॉमन सेंस लगाने की कोशिश करो कि अगर एक प्रिजनर एक सफिशिएंट केस बना के जज साहब के सामने रख दे और ये कहे कि अब आपको पेरोल देना ही पड़ेगी, तुम्हारे हाथ में ये ताकत ही नहीं कि तुम मेरी पेरोल को रोक पाओ, तो आधे से ज़्यादा प्रिजनर जिनके पास पैसा होता वकील को हायर करने का, जो उनके लिए एक सफिशिएंट केस बना पाता, आधी से ज़्यादा जनता बाहर होती पेरोल पे। अगर आपने थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं की तो विश्वास मानो, ऐसी चीज़ों को आप एग्जाम में बैठ के यही सोचते रहोगे कि काश मैंने पेरोल के बारे में पढ़ा होता। और ऐसे बहुत से एक्सपीरियंस होंगे आपके साथ के जिन्होंने पेरोल के बारे में एक शब्द भी नहीं पढ़ा होगा, बट देन टू दे वुड बी एबल टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, एंड नॉट ओनली दिस, सच टाइप ऑफ मैनी क्वेश्चंस। ठीक है, खैर, यहाँ पे कुछ बेसिक बातें मैं आप लोगों को बता दूं कि एक प्रिजनर को रिलीज करने का जो सिस्टम होता है, जहाँ पे उसकी सेंटेंस को सस्पेंड कर दिया जाता है, उसे पेरोल कहते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूँ, यहाँ पे पेरोल का मतलब होता है जब किसी एक प्रिजनर को रिलीज किया जाए और उसके सेंटेंस को सस्पेंड किया जाए। क्लियर? इसे कहते हैं पेरोल। ये जो रिलीज होती है ये कंडीशनल होती है, सब्जेक्ट टू बिहेवियर। उसकी जब रिपोर्टिंग होती है तो अथॉरिटीज़ पीरियडिकली क्या करते हैं, उसकी रिपोर्टिंग भेजते रहते हैं कि वो प्रिजनर्स का कैसा बिहेवियर है, मगर ये उसका राइट नहीं बन जाता है। ठीक है, हाँ, वो कुछ स्पेसिफिक रीज़न ज़रूर दे सकता है, जैसे कि फैमिली में किसी की डेथ हो गई है, ब्लड रिलेटिव में किसी की वेडिंग है, शादी है, बट ये स्टेट गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव होता है कि वो रूल्स बनाते हैं। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो प्रिजन एक्ट 1894 और प्रिजन एक्ट 1900 के अंतर्गत पेरोल कैसे ग्रांट की जाएगी उसे गवर्न करती है, क्योंकि जो प्रिजन है वो स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। तो कहने का ये मतलब है, आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जो ये सेकंड पॉइंट है जहां पे लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट पेरोल के रूल्स को बनाती है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया है, ताकि आप ये समझ जाओ या ये सोचो कि यार ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट होना चाहिए। सोचने की कोशिश करो कि प्रिजन जो है वो तो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है ना। ठीक है, तो इस कारण से यहां पे जो इसका सही जवाब होगा वो होगा टू ओनली, क्योंकि ये सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है कि स्टेट गवर्नमेंट ही पेरोल के रूल्स को बनाती है कि पेरोल कैसे ग्रांट और किन रूल्स के अकॉर्डिंगली ग्रांट की जाएगी, या मैं कहूँ गाइडलाइन देती है, या मैं कहूँ फ्रेमवर्क देती है, जिसके थ्रू हमारी जुडिशरी डिसीजन लेती है कि उसे पेरोल ग्रांट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए।
इन सबको साइड में रख के मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे किया जाए, एक सही तरीका क्या है। सही तरीका यह है कि आपको पेरोल और बेल के बारे में एक थोड़ी सी समझ हो, आपको थोड़ी सी समझ हो कि ये किसी का राइट नहीं हो सकता प्रिजनर का कि पेरोल देना ही पड़ेगी उसे अगर वो सफिशिएंट केस रख देता है। तो कॉमन सेंस है ये, फर्स्ट ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता। और अगर आपको ये बेसिक सी बात पता है कि स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत प्रिजन आता है, देन यू मस्ट नो कि स्टेट गवर्नमेंट ही उसके लिए रूल्स भी बनाएगी, एंड सो द आंसर वुड बी बी। अब हमने इसको कहाँ पे पढ़ा है और आपको इसे किस तरीके से टॉपिक से एसोसिएट करना चाहिए, अब मैं आपको वो बता देता हूँ। तो इस क्वेश्चन को पूछने का जो रीज़न है वो है प्रिजन रिफॉर्म का टॉपिक। जब आपको मैंने अभी ये जो 2021 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है इसको दिखाया, इसको सॉल्व करवाया, तो आपको पूरे टाइम यही लग रहा होगा कि यार ये क्वेश्चन बनाया क्यों, इस क्वेश्चन का रेलिवेंस क्या है। तो इस क्वेश्चन का रेलिवेंस है प्रिजन रिफॉर्म। आज आप लोगों को ये बात शायद पता ना हो कि हमारे जो प्रिजन्स हैं वो ओवर क्राउडेड है। उनका जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी रेट है वो है 130% का, मतलब कि जिस जेल में 100 लोग रह सकते हैं वहां पे 130 लोग रह रहे हैं, और कई स्टेट्स में तो हालत और ज़्यादा बुरी है। इस कारण से हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक में चीज़ें पढ़ी थी कि जो प्रिजन्स हैं भारत में वो इस एक्ट के अंतर्गत गवर्न होती हैं, और जो प्रिजन का मैनुअल है वो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। साथ ही हमने जब 7th शेड्यूल में हम सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, सेंटर, स्टेट और कॉन्करेंट, हमने वहाँ पे पढ़ा हुआ है कि प्रिजन जो है वो स्टेट सब्जेक्ट होता है। यही नहीं, हम तो इसके लिए भी तैयार हैं कि अगर वो हमें मेंस में क्वेश्चन पूछता है कि लॉ कमीशन की 268 रिपोर्ट में हमें क्या बताया, हमसे अगर कमिटीज़ के बारे में पूछता है कि क्या रिकमेंडेशंस दी हैं जेल रिफॉर्म पे, हमसे अगर एनसीआरबी के बारे में पूछता है, और इन सबको कनेक्ट करके मेंस में अगर हमें आंसर लिखने के लिए पूछता है, तो हम तो उसके लिए भी तैयार हैं। ये तो बहुत ही फुद्दू सी बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 का है। साफ तौर पे देख सकते हो आप लोग कि मेजॉरिटी इसमें फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल दिए हुए हैं। क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है अ लेजिस्लेशन विच कन्फर्स ऑन द एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एन अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर इन द मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ। मतलब कि एक ऐसा कानून, एक ऐसा लेजिस्लेशन जिसके अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को पूरी ताकत दे दी जाए, पूरा डिस्क्रिशन दे दिया जाए कि आपकी जो इच्छा हो आप वैसा कानून को इम्प्लीमेंट कर दो, जैसे इच्छा हो। अगर ऐसी सुपर पावर दे दी जाए एडमिनिस्ट्रेशन या एग्जीक्यूटिव को, तो ये पूछ रहा है सवाल कि ये कौन से आर्टिकल को वायलेट करेगा। अब इस क्वेश्चन को वही स्टूडेंट सॉल्व कर पाएगा जिसके बेसिक्स क्लियर हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं हैं, अगर आपने जिन चीज़ों को जिस तरीके से पढ़ना चाहिए उस तरीके से नहीं पढ़ा है, आप इसमें ज़रूर कंफ्यूज हो जाओगे, और बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है आप में से बहुत सारे लोग इस आर्टिकल 32 को राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मार्क करके आ जाते कि रिट्स इशू कर देंगे इस केस में अगर कोई गलत ताकत का यूज़ करके आर्बिट्ररी डिसीजन सरकार लेती है तो। या हो सकता है कुछ लोग जुडिशियल रिव्यू के बारे में सोचने लग जाते हैं कि नल एंड वॉइड कर देगी जुडिशरी एक्सेट्रा। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि आप क्या क्या चीज़ें सोच सकते थे गलत, क्योंकि आपने ये ढंग से पढ़ा ही नहीं कि आर्टिकल 14 जो बात करता है राइट टू इक्वलिटी के बारे में, यहीं से आता है हमारा रूल ऑफ लॉ। जब हम आर्टिकल 14 को पढ़ते हैं, दैट इज इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यहीं पे हम रूल ऑफ लॉ को भी पढ़ते हैं। और जब हम रूल ऑफ लॉ को पढ़ते हैं तो हम यहाँ पे साफ तौर पे रूल ऑफ लॉ के 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं, जिसमें से एक तो इक्वलिटी बिफोर लॉ ही होता है, दूसरा होता है एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, मतलब जो ये आर्बिट्ररी पावर सरकार को, या मैं कहूँ एडमिनिस्ट्रेटर को, या मैं कहूँ लेजिस्लेटर को दी जा रही है, ये आप नहीं दे सकते, ये हो ही नहीं सकती रूल ऑफ लॉ जिस भी देश में है। तो यहां पे साफ तौर पे ये इस चीज को वायलेट करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अगर इस चीज को वायलेट कर रही है इसका मतलब आर्टिकल 14 को वायलेट कर रही है, और आर्टिकल 14 उसका जवाब होगा।
मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन को किस तरीके से घुमाया है आप एक बार सोच के देखो उसकी ब्यूटी को। उसने आपको क्वेश्चन को ये घुमा के दे दिया कि कोई ऐसा कानून बनाया जाता है, मान लो, जिसमें एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को पूरी स्वीपिंग पावर दे दी कि जो इच्छा हो एप्लीकेशन ऑफ लॉ जिस तरीके से करना है करो, डिस्क्रिशनरी पावर दे दी उसने। अगर आप ध्यान दे रहे हो तो डिस्क्रिशन का यूज किया है, जो साफ तौर पे एक आर्बिट्ररी पावर को शोकेस करता है। और इस तरीके से आपको ये चीज पकड़ में आनी चाहिए थी कि यार ये जो आर्बिट्ररी पावर देने की बात की जा रही है ये मैंने कहाँ पढ़ी है। आपके दिमाग में आता उस टाइम कि मैंने रूल ऑफ लॉ में पढ़ी है कि आर्बिट्ररी पावर तो हो ही नहीं सकती, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसका। और रूल ऑफ लॉ के 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल में मैंने इसको यहां पे पढ़ा है, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 में। तो तुरंत आपका दिमाग चलता और आप आंसर को मार्क करते। इसके बाद में यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में ही एक बहुत ही फुद्दू सा क्वेश्चन जो बोल रहा है कि राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को भी मुझे इसका जवाब बताने की ज़रूरत है कि इसका जवाब क्या होगा, तो आप खुद समझदार हो, मुझे इसका आंसर चैट सेक्शन में नीचे सभी लोग बताना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी पे क्वेश्चन पूछ रहा है, इज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये किसके अंतर्गत आएगा। एकदम ही आसान सा सवाल है, राइट टू इक्वलिटी। क्यों? आर्टिकल 14 to 18। अनटचेबिलिटी कौन सा होता है? 17। आंसर खत्म। आप में से बहुत सारे लोगों से ये गलती होती है, मैं जानता हूँ। आप लोग भूल जाते हो कि 14 से 18 क्या है, 19 से 22 क्या है, और इसी कारण से मैंने आप लोगों के लिए ये मेहनत की है ताकि आप इन चीज़ों को भूलो ना, ठीक है। इसीलिए मैंने इन डायग्राम्स का यूज़ किया है जहाँ पे आपको ये शब्द भले ही याद ना रहें, आपको ये चीज़ें ज़रूर याद रहेंगी। तो जैसे ही आप आर्टिकल 17 को, इस पेज को याद करोगे, आपको अंबेडकर साहब याद आएंगे, वो मटका, वो स्कूल याद आएगा, ये सिस्टम याद आएगा, कास्ट सिस्टम। क्लियर? तो इसको इमेज फॉर्मेट में आप लोग याद रखो, तो आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। देखो क्वेश्चन बोल रहा है, अदर देन द फंडामेंटल राइट विच वो ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट या रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल्स एंड प्रोविजंस ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948। देखो बड़ा ही सिंपल सा एक लॉजिक है। अगर आपको लॉजिक नहीं पता तो मैं समझाता हूँ। ये बात तो आपको पता होगी कि ह्यूमन राइट जो है वो अगर इतना बड़ा गोला है तो इसके अंतर्गत फंडामेंटल राइट आएगा, हाँ या ना। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट जो है वो तो ह्यूमन राइट का एक सबसेट है, और हमारे संविधान में ऐसी तमाम चीज़ें बोली गई हैं जो फंडामेंटल राइट के अलावा दूसरे राइट्स भी प्रोवाइड करती है। तो हमारे संविधान का कोई भी पार्ट उठा के देख लो, भले ही वो प्रीएम्बल हो, भले ही वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो, भले ही वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो, भले ही वो फंडामेंटल राइट, कुछ भी उठा के देखो आप, कुछ भी जो आपकी इच्छा हो, आपको वहाँ पे जानने को मिलेगा कि हमारे संविधान में हर पार्ट में आपको फंडामेंटल राइट के अलावा ह्यूमन राइट्स के भी प्रोविजंस दिए हुए हैं। ऑफ कोर्स फंडामेंटल राइट में भी अगर आप देखोगे तो भी आपको ये चीज़ मिलेगी, ठीक है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसे जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं इसमें डाउट कहाँ आता है, पहले वो सुनो मुझसे। इसमें एक स्टूडेंट को डाउट आता है कि कभी भी मैंने पढ़ते हुए इस चीज़ को नहीं पढ़ा कि यार ये और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं फंडामेंटल राइट के अलावा जहाँ पे ह्यूमन राइट्स के प्रोविजंस हमें देखने को मिलते हैं। ये बात मैं जानता हूँ, हम लोग पढ़ते हुए इन चीज़ों को नहीं पढ़ते, बट यही तो खेल है। वो आपसे चीज़ों को घुमा के पूछने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके दिमाग में जो चीज़ सबसे पहले चलनी चाहिए थी वो यही थी कि यार ह्यूमन राइट तो एक बड़ा गोला होता है, इसके अंदर फंडामेंटल राइट आता है, मतलब ये तो एक बहुत बड़ा सबसेट है। तो फंडामेंटल राइट तो हमारे संविधान का एक प्रोविजन है, इसके अलावा तो बहुत सारे हैं। तो हर चीज़ में ये चीज़ होती ही होगी। समझने की कोशिश करो आप चीज़ों को, ठीक है। एंड सो द आंसर वुड बी द डी। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद ये क्या वेग चीज़ है, ऐसे कैसे बोल रहा है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए। देखो
आप किसी भी चीज़ को जो इस तरीके के राइट्स की बात करता है, आप किसी भी ऐसे आर्टिकल, किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट को उठा के देखो, हमारे देश का नहीं, आपकी जिस देश की इच्छा उस देश का उठा के देख लो, अगर उस देश के लिए, उस डॉक्यूमेंट के लिए भी ये क्वेश्चन बनाया जाए ना, ये क्वेश्चन का आंसर सेम रहेगा। पता है आपको क्यों? क्योंकि हर देश का जो ऐसा डॉक्यूमेंट है जो राइट्स प्रोवाइड करता है देश के लोगों को, उसमें ह्यूमन राइट्स के प्रोविजन होंगे ही होंगे, होंगे ही होंगे। समझ रहे हो? इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंटली आपको ये बोल रहा हूं कि आप इस चीज को, इस लॉजिक को, इस थॉट प्रोसेस को डेवलप करो, और यही चीज आपको मदद करेगी। इसी लॉजिक से बाकी बच्चे अपने एग्जाम को निकाल रहे हैं। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 का बड़ा ही फुद्दू सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है राइट टू मैरी जो है वो कौन से आर्टिकल से हमें देखने को मिलता है। सदिया हदिया केस हम सबको पता है, यहीं से राइट टू मैरी जो है वो राइट टू लाइफ के साथ में जोड़ा गया, डेट इज़ आर्टिकल 21। तो मुझे ये बताने की अब किसी को भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि इतने सड़े से क्वेश्चन का आंसर आर्टिकल 21 होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 21 वुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेक्टली एंड अप्रोप्रिएटली इम्प्लाई द अबव स्टेटमेंट। बड़ी सिंपल सी बात बोल रहा है, राइट टू प्राइवेसी के बारे में पूछ रहा है और बोल रहा है कि ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का एक इंट्रिंसिक पार्ट है ना। और अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट अप्रोप्रिएटली इसको इम्प्लाई करता है? साफ तौर पे आर्टिकल 21 से ही एसोसिएटेड है, अभी हमने देखा, एंड सो आर्टिकल 21 एंड फ्रीडम गारंटीड इन पार्ट 3। दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। एकदम ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यूपीएससी प्रीलिम्स 2017। ये बोल रहा है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जो हमारे संविधान में दिया है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, अनटचेबिलिटी, याद करो अनटचेबिलिटी तो राइट टू इक्वलिटी था, और ये तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन पूछ रहा है। सोच पा रहे हो क्या आप लोग ये चीज़? तो क्या मैं सेकंड वाले ऑप्शन को गलत मार्क कर सकता हूँ क्या? और अगर सेकंड ऑप्शन को गलत मार्क कर रहा हूँ तो मैं आंसर तक पहुँच सकता हूँ क्या? इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है? हर जगह आपको हर चीज़ याद हो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2011 में। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर भारत में किसी भी रिलीजियस या सेक्ट या कम्युनिटी को नेशनल माइनॉरिटी का दर्जा मिल जाए तो उसको क्या स्पेशल एडवांटेज मिलता है? आपने देखा होगा ना कि हमारे यहाँ जो बहुत कम पॉपुलेशन है, जैसे पारसीज, जैसे जैन, ये लोग डिमांड करते रहते हैं ना हमें माइनॉरिटी दो, हमें माइनॉरिटी दो। इनमें से माइनॉरिटी है भी कौन है, जरा चैट सेक्शन में बताना मुझे। तो उनको एडवांटेज क्या मिलता है वो ये पूछने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन। अब देखो मजे की बात, इस क्वेश्चन को तो बाद में सॉल्व करना। जैसे ही यहाँ पे माइनॉरिटी शब्द आया, जो एक सीरियस एस्पिरेंट होता है उसके दिमाग में तुरंत चलना चाहिए आर्टिकल 30, कि भैया आर्टिकल 30 जो होता है ये राइट ऑफ माइनॉरिटीज से डील करता है। मैं आपको एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सिखा रहा हूँ आज कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है? सबसे पहली जो चीज़ चलनी चाहिए इस क्वेश्चन में, जैसे ही शब्द को पढ़ता है एक एस्पिरेंट, ये ऑप्शंस तो बाद में पढ़ेंगे हम, पहले जो दिमाग में आनी चाहिए वो है आर्टिकल 30 वाली चीज़। तुरंत उसके दिमाग में आना चाहिए कि आर्टिकल 30 जो होता है वो माइनॉरिटीज़ को उनके राइट देता है, जो कि फंडामेंटल राइट है। तुरंत उसके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की बात करता है आर्टिकल 30। किसकी? रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, भाषा और धर्म। यहाँ पे तुरंत उसको दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की भी बात की जाती है। उसके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि माइनॉरिटी शब्द, जैसे स्केड्यूल कास्ट जो शब्द है, जैसे स्केड्यूल ट्राइब जो शब्द है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है क्या? जवाब है नहीं। मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि क्वेश्चन कुछ भी पूछा हो, इस चीज को पढ़ के आपके दिमाग में किन चीजों को आ जाना चाहिए था, ये बता रहा हूं। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। पहला, इट कैन स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एक्सक्लूसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ऑप्शन पढ़ो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली नॉमिनेट करते हैं एक रिप्रेजेंटेटिव को ऑफ द कम्युनिटी लोकसभा। कभी आपने जीवन में पार्लियामेंट टॉपिक को पढ़ते हुए या प्रेसिडेंट की
पावर्स को पढ़ते हुए ये पढ़ा क्या कि प्रेसिडेंट साहब ऑटोमेटिकली नॉमिनेट करते हैं किसी एक व्यक्ति को माइनॉरिटी के? सोच के देखो। तो जब पढ़ा ही नहीं है तो ये ऑप्शन कैसे सही होगा? नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ो, प्राइम मिनिस्टर्स 15 पॉइंट प्रोग्राम। अब आपको नहीं पता ये जो 15 पॉइंट प्रोग्राम है क्या होते हैं, यहां पे आएगा अब आपका कॉमन सेंस काम, है ना? क्योंकि देखो, फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, ये बात बिल्कुल ठीक है, बट अब 1 लगाऊं या 1 एंड 3 लगाऊं, ये एक जनरलाइज्ड पॉइंट है। मैं आपको इस पॉइंट को चेंज करके बताता हूं। अब आपको अगर मैं यहां पे एक ऐसा पॉइंट बना देता कि नेशनल स्किल मिशन से बेनिफिट उठाएंगे ये लोग, क्या ये सही होगा या गलत होगा? ये सही होगा। ये जनरलाइज्ड ऑप्शंस होते हैं, इनको सीखो, ठीक है? ये मुझे भी नहीं आता, टू बी ऑन अ वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग टू ऑल ऑफ यू, ये मुझे नहीं आता कि प्राइम मिनिस्टर का 15 पॉइंट प्रोग्राम इससे कैसे और कौन से बेनिफिट है माइनॉरिटी उठाएंगी। ये 2021 का क्वेश्चन है, ओ सॉरी 2011 का क्वेश्चन है, मुझे नहीं आता। और अब तो आने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत पुराने टाइम। मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि जनरलाइज्ड चीज़ें होती क्या हैं। अगर आज की कोई चीज़ यहाँ पे पटक दें वो, तो वो भी चीज़ सही होगी बाय डिफ़ॉल्ट। मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये तो सबको आना ही चाहिए था, ये सबको आना ही चाहिए था कि ये नहीं होता है, और इस चीज़ में ये लॉजिक काम करता है। चलिए एक और क्वेश्चन अगर देखें, यूपीएससी प्रीलिम्स 2002 का। देखो बड़ा ही सिंपल सी एक चीज़ आपको देखने को मिल रही होगी, आर्टिकल दिए हुए हैं और उनके सामने वो आर्टिकल लिखे हुए हैं, है ना? 2002 के ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, अब नहीं पूछे जाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है ना? ये आप खुद से करना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। अब इसमें आर्टिकल पढ़ के तो मैं क्या सुनाऊँ आपको, है ना? अभी आर्टिकल 30 हमने देखा, माइनॉरिटीज़ वाला। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनने चाहिए। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, प्रीलिम्स 2004 में पूछा गया है। यहाँ पे साफ तौर पे आर्टिकल दे दिए और आपसे पूछा गया है ना? कितने कितने इजी क्वेश्चन है, सोच के देखो। आर्टिकल 17 दिया हुआ है, अनटचेबिलिटी, ठीक है? ये दो दो चीज़ों से ही पकड़ के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछती यूपीएससी, ठीक है? देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन राइट टू इक्वलिटी के बारे में पूछ रहा है, कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है। 2002 का क्वेश्चन है ये, ठीक है? ऐसे सिंपल क्वेश्चन यूपीएससी अब नहीं पूछता है, बट देन टू हम अभी क्योंकि एनालाइज कर रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन को, तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस दिखाऊंगा। इसके बाद में देखो 2017 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। क्या बोल रहा है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज। राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में रिलेशनशिप का क्वेश्चन पूछ रहा है वो हमसे, ठीक है? ऑप्शन क्या दे रहा है? राइट्स जो है वो को रिलेटिव है ड्यूटीज के साथ, राइट्स जो है वो पर्सनल होते हैं, एंड हेंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटीज। मतलब राइट्स और ड्यूटीज का कोई लेना देना नहीं आपस में। आपको ये नहीं लग रहा है ए और बी एकदम कंट्रास्टिंग पॉइंट है, राइट? सी देखते हैं, राइट्स नॉट ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द सिटीजन। सोच के देखो, आप लोगों ने जापान के बारे में नहीं पढ़ा है कि 5 लाख लोग भी एक स्टेडियम में अगर आके इकट्ठा होते हैं और जब वो जाते हैं तो कचरे का एक दाना नहीं मिलता है, एक रैपर नहीं मिलता है? क्या है ये? दे आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज। अगर वो ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं और इस चीज को बचपन से सीख रहे हैं, तो एज अ सिटीजन उनकी पर्सनैलिटी एडवांस नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। इसका मतलब ड्यूटीज इंपॉर्टेंट होती हैं? जवाब है बिल्कुल होती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने राइट्स ही राइट्स मांग रहे हो, ड्यूटीज भी परफॉर्म करना होती हैं। तभी तो इंडिया में फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट है, वरना क्या जरूरत थी फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड ऑन करने की? तो ये ऑप्शन क्या कहीं से भी सही हो सकता है क्या? कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस। जापान के बारे में सबने पढ़ा है, मैंने पहली बार आपको नहीं बताया। आप मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल जगह चीज सुन चुके हो कि दे परफॉर्म देयर ड्यूटीज वेरी वेल, दे वर टॉट देयर ड्यूटीज वेरी वेल राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड। ये सब पढ़ चुके हो, मैं थोड़ी कोई नई चीज बता रहा हूं। इसको खत्म करो। ड्यूटीज नॉट राइट्स आर इंपॉर्टेंट, ये तो फर्जी बात हो गई। किसी स्टेट की स्टेबिलिटी के लिए राइट जरूरी नहीं होते हैं। क्या बोल रहा है ये? तो फंडामेंटल राइट को खत्म करवा देते हैं आज, फिर सिर्फ ड्यूटीज ड्यूटीज रह जाएंगी। बिल्कुल वेक चीजें, बिल्कुल वेक चीजें।
अब आया ए या बी, राइट? ए या बी में से भी अगर मुझे चुनना हो, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कोरिलेटिव का मतलब क्या है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि राइट्स जो है वो ड्यूटीज़ के साथ में चलते हैं, राइट्स पे जितना हमारा ध्यान है ड्यूटीज़ पे भी उतना ध्यान होना चाहिए, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ उस शब्द का मतलब क्या करूँ। क्या मैं इस सेंटेंस में ये चीज़ पकड़ पा रहा हूँ कि राइट्स जो है वो पर्सनल है? चलो ठीक है, मान लेते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल बेसिस पे मिलते हैं, इसलिए वो इंडिपेंडेंट है सोसाइटी के और ड्यूटीज़ के, मतलब ड्यूटीज से कोई लेना देना नहीं राइट्स का। आपको लगता है क्या ऐसा? सोच के देखो, क्या सोसाइटी से इंडिपेंडेंट है क्या आपके राइट्स? सोच के देखो, यहां पे ये जो ऑप्शन है इसको ही आपको मार्क करना पड़ता है एट द एंड। अगर आप इस तरीके से इन पैरामीटर्स पे सोचते ना, ये चीज़ आपको कोई पढ़ाएगा नहीं, और इसलिए नहीं कि कोई पढ़ाना नहीं चाहता है, ये चीज़ें बेसिक समझ कहती है, ठीक है? अगर आपने पॉलिटी को ढंग से पढ़ा है ना तो ये क्वेश्चन बनना चाहिए आपसे। देखो, इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत तो पढ़ी है सबने, फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर पढ़ा है, साफ तौर पे पहली लाइन लिखी हुई है, पहली, राइट्स एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटिव एंड इनसेपरेबल। अब अगर पहली लाइन से कोई चीज उठा के वो दे रहे हैं, इसकी बेसिक समझ होगी ना, पहली लाइन है तो सोच के देखो पहली लाइन किसी चैप्टर की क्या होती है, बेसिक। अगर बेसिक चीज पे भी हम आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो ये सोचने वाली बात है। अगला क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? राइट्स जो हैं वो क्लेम्स हैं स्टेट के अगेंस्ट सिटीजन्स। बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो इंडिविजुअल के राइट्स होते हैं, और वो क्लेम होते हैं अगेंस्ट द स्टेट। स्टेट अपनी पावर को यूज करके उन फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच नहीं कर सकता, ठीक है? मल्टीपल टाइम्स आप ये चीजें पढ़ते हो, और उसका उल्टा उन्होंने बना के डाल दिया, राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट सिटीजन्स। देख लो कितने खूबसूरत तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया है कि बच्चा एकदम से कंफ्यूज हो जाए और ऑप्शन लगा दे। राइट्स आर प्रिविलेजेस विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट। ये क्या हमारी प्रिविलेजेस होती हैं? जवाब है नहीं, ये हमारे अधिकार होते हैं, ठीक है? ये स्टेट पे एक रेस्ट्रेंट लगाता है, ये हमारे प्रिविलेजेस नहीं है। तो प्रिविलेज वाला पॉइंट तो हटा ही दो। राइट्स जो होते हैं वो क्लेम होते हैं सिटीजन्स के अगेंस्ट द स्टेट। तो दोस्तों, दीज आर ऑल द क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड राइट फ्रॉम द 1995 टू 2023। उम्मीद करूंगा कि आपने अभी तक एक नज़रिया समझा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं और क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। आपने ये भी समझा कि कैसे एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आप बना सकते हो, और इस एसओपी के थ्रू हर क्वेश्चन को आप सही तरीके से ही हिट करोगे, क्योंकि उसके बाद सही तरीके से ही अब आप फंडामेंटल राइट्स को आज के बाद पढ़ोगे। इस तरीके से पढ़ लो, इस तरीके से क्वेश्चंस में अपनी एक एसओपी डेवलप कर लो, और इस तरीके से ही क्वेश्चंस को हिट करो। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, डेट आई कैन अश्योर यू। कैसा लगा ये लेक्चर? कैसी लगी ये समझ? क्या चीज़ें आपने सीखी? डू मेंशन इन द कमेंट, इट मोटिवेट्स मी to bring more lectures like this. Will bring you soon more lectures. Till then, keep shining. Have a good day.